नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का ताज केयर इंस्टीट्यूट के जीके फैकल्टी ग्रुप में। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था 1857 की क्रांति राजस्थान के संदर्भ में। कुछ चर्चाएं हम लोग दो वीडियो में करके गए थे। आज मैं चर्चाएं करूंगा आगे की। आप देखिएगा, आप लोगों ने कल देखा था नसीराबाद, राजस्थान में क्रांति का जो श्री गणेश हुआ था वो नसीराबाद छावनी से हुआ था, जहां पर 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, 30वीं नेटिव इन्फेंट्री और बम्बई लॉन्सर्स के सैनिक तैनात थे। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक बख्तावर सिंह ने क्रांति का श्री गणेश कर दिया था। आपने देखा था कि उन लोगों ने अंग्रेज अधिकारियों को मारते हुए दिल्ली में वो पहुँच गए थे। इसी प्रकार जैसे ही आप देखिएगा कि नीमच छावनी, आप जानते हैं राजस्थान में 6 छावनियाँ थी, तो पास ही में नीमच छावनी में जैसे ही नसीराबाद के विद्रोह की सूचना मिली, वैसे ही वहाँ के लोगों ने, वहाँ के सैनिकों ने भी क्रांति कर दी थी। आप देखिएगा नीमच छावनी जो थी, मैंने बताया था आप लोगों को, नीमच अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में पड़ता है, किंतु ये उस समय पर रियासत काल में नीमच जो था वो हमारे मेवाड़ रियासत का ही भाग था। और आप जानते हैं उदयपुर, मेवाड़ अर्थात उदयपुर का जो पॉलिटिकल रेजिडेंट था वो था मेजर सावर, तो उसी के अधीन आया करती थी नीमच छावनी। आप देखिएगा यहाँ का जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था हीरा सिंह के नेतृत्व में। यहाँ का जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था हीरा सिंह के नेतृत्व में। हीरा सिंह के साथ एक व्यक्ति और था जो अवध का रहने वाला था, उसका नाम था मोहम्मद अली बेग। अवध का निवासी था जिसका नाम था मोहम्मद अली बेग। तो इन दोनों के नेतृत्व में नीमच का विद्रोह रात्रि 3 बजे 3 जून 1857, 3 जून को यहाँ पर विद्रोह प्रारंभ हुआ था, 3 जून 1857 को। अब आप देखिएगा यहाँ पर रात्रि को 11 बजे यहाँ पर जैसे सूचना मिली वैसे इन लोगों ने विद्रोह प्रारंभ कर दिया था। 3 जून 1857 को यहाँ का विद्रोह प्रारंभ हुआ था और विद्रोह प्रारंभ होते ही छावनी थी ये, तो छावनी के अंदर अवश्य ही शस्त्रागार होंगे। तो यहाँ पर भी विद्रोहियों ने क्या किया कि शस्त्रागार पर अधिकार करके और इसमें आग लगा दी। अपने लिए जितने हथियार चाहिए थे ले लिए और इसमें आग लगा दी। आग लगाने के पश्चात ये लोग, आप देखिएगा नीमच, ये जो छावनी थी नीमच छावनी, ये नीमच शहर से कुछ दूर थी। अब छावनी से ये लोग नीमच शहर में जा रहे हैं और नीमच शहर में जहां पर अंग्रेज अधिकारी के बंगले थे, बंगले अर्थात जहां पर ये लोग रहा करते थे, अंग्रेज अधिकारी रहेंगे बड़े बड़े बंगलों में रहा करते थे, तो ये नीमच के अंदर थे बंगले। वहां पर यहाँ पर शस्त्रागार में आग लगाने के पश्चात ये लोग अंग्रेज अधिकारियों के बंगलों की तरफ गए। तो यहाँ पर इन्हें एक अंग्रेज अधिकारी मिला जिसका नाम था सार्जेंट नामक अंग्रेज अधिकारी की पत्नी और इसके बच्चों सहित, सार्जेंट नामक अंग्रेज अधिकारी, इसकी पत्नी और बच्चों सहित इनको क्रांतिकारियों ने यहाँ पर मार दिया था। और ये घटना कहाँ पर हो रही है? अंग्रेज अधिकारियों के बंगलों की तरफ। तो आप देखिएगा कि ये मंजर दूसरे अधिकारी भी देख रहे हैं, खिड़कियों में से देख रहे हैं, दरवाजे से देख रहे हैं, झांक रहे हैं, आवाज़ें सुन रहे हैं। तो आप देखिएगा ये घटना यहाँ पर घटित हुई। तो यहाँ से इन आवासीय बंगलों से निकल करके 40 अंग्रेज स्त्री पुरुष, स्त्री भी थी इसमें और पुरुष भी थे, अर्थात जो भी वहाँ पर परिवार सहित रहते थे, 40 अंग्रेज स्त्री पुरुषों ने डर के मारे कि इनको मार दिया है तो हमें भी मार देंगे। तो आप देखिएगा ये 40 अंग्रेज स्त्री पुरुष यहाँ से भागे, यहाँ से निकले और निकल करके ये चित्तौड़गढ़ में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है डूंगला। चित्तौड़गढ़ का एक गांव है जिसका नाम है डूंगला गांव में रहता था एक व्यक्ति जिसका नाम था रूंगाराम। डूंगला गांव में रहता था एक व्यक्ति जिसका नाम था रूंगाराम नामक किसान ने इन 40 अंग्रेज स्त्री पुरुषों को अपने घर में शरण दे दी। अब आप देखिएगा कि जो नीमच छावनी के जो विद्रोही थे वो इन 40 अंग्रेज स्त्री पुरुषों के पीछे लगे, किंतु ये लोग चित्तौड़गढ़ के डूंगला की तरफ निकल गए, जबकि आपके नीमच के जो विद्रोही थे ये चित्तौड़ गए, ये इनके पीछे चित्तौड़ होते हुए आप देखिएगा ये हमीरगढ़ निकल गए। चित्तौड़ से निकल गए ये हमीरगढ़ और हमीरगढ़ से ये बनेड़ा की तरफ गए। हमीरगढ़ फिर गए ये बनेड़ा और बनेड़ा से इन लोगों ने रुख किया शाहपुरा का। तो जैसे ही ये लोग शाहपुरा पहुँचे तो शाहपुरा के राजा ने इनका स्वागत किया, इनको भोजन आदि करवाया और इनको एक तरह से कहा जाए तो क्रांतिकारियों को यहाँ पर एक तरह से रिलीफ मिल गया, आराम मिल गया, उनको खाना वगैरह मिल गया, सारी बातें मिल गई। फिर शाहपुरा से ये लोग निकले निम्बाहेड़ा की तरफ। निम्बाहेड़ा में पहुँचे तो वहाँ पर भी जनता ने इनका भव्य स्वागत किया। निम्बाहेड़ा फिर चले गए ये देवली,
फिर चले गए ये टोंक। टोंक आगे आप क्रांति पढ़ोगे, टोंक राजस्थान की एकमात्र रियासत, मुस्लिम रियासत जिस टोंक थी, और यहाँ पर भी नीमच छावनी के विद्रोहियों ने मतलब नीमच छावनी के विद्रोहियों का सहयोग लेकर के और टोंक की राजकीय सेना ने टोंक में भी विद्रोह किया था। आगे चर्चाएं करेंगे हम लोग। टोंक होते हुए ये लोग जयपुर और आगरा, क्षमा कीजिएगा जयपुर नहीं गए, ये जयपुर के रास्ते से होते हुए किधर चले गए, आगरा होते हुए ये लोग, इनका टारगेट कहाँ है, दिल्ली। तो ये लोग कहाँ पहुँच गए, दिल्ली पहुँच गए। इस प्रकार आप देखिएगा ये लोग जो नीमच के क्रांतिकारी थे वो भ्रमित हो गए, क्योंकि ये निकले तो 40 अंग्रेज स्त्री पुरुषों के पीछे थे, लेकिन ये तो डुंगला की तरफ निकल गए, और ये लोग चित्तौड़, हमीरगढ़, मरेना होते हुए निम्बाड़ा, देवली और टोंक होते हुए ये लोग वहाँ दिल्ली की तरफ निकल गए थे। तो आप देखिएगा यहाँ पर ये घटना हुई। अब इन 40 अंग्रेज स्त्री पुरुषों का क्या हुआ, तो आपको मैं बता रहा था कि नीमच छावनी जो थी वो अधीन थी मेजर शाहवर्ष के। मेजर शाहवर्ष जो आप जानते हैं उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट है। मेजर शाहवर्ष ने इन 40 अंग्रेज स्त्री पुरुषों को यहाँ से निकाला, और निकालने के पश्चात इन्हें ले गया उदयपुर के जग मंदिर महलों में। इन्हें ले गया कहाँ पर, उदयपुर के जग मंदिर महलों में। तो आप देखिएगा, आपको एक बात से मैं परिचित कराना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि अगर आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान में अंग्रेजों की सर्वप्रथम सहायता, अंग्रेजों की सबसे पहले सहायता करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे आपके उदयपुर के, मेवाड़ के राजा। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर घटना हो रही है, शाहवर्ष इन्हें लेकर आ रहा है उदयपुर में जग मंदिर में, तो ये सब अंग्रेज हैं। तो अंग्रेजों की सहायता सबसे पहले करने वाला कौन था, उदयपुर का महाराजा। उदयपुर के महाराणा थे इस समय पर स्वरूप सिंह, उदयपुर के महाराणा स्वरूप सिंह। तो उदयपुर के महाराणा स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों की मतलब कहें कि क्रांति को दबाने में अंग्रेजों का सबसे पहले सहयोग किया था। सर्वाधिक सहयोग की बात की जाए तो वो आमेर के राजा राम सिंह द्वितीय थे, किंतु सबसे पहले सहयोग करने वाले व्यक्ति का नाम है स्वरूप सिंह, और इन्होंने इस प्रकार से यहाँ पर इनका सहयोग किया। आप देखिएगा यहाँ पर जो नीमच का विद्रोह प्रारंभ हुआ था उसे दबाने वाला भी मेजर शाहवर्ष ही था। मेजर शाहवर्ष ने आप देखिएगा कोटा, बूंदी और मेवाड़, कोटा, बूंदी और मेवाड़ की सेना के सहयोग से नीमच के विद्रोह का दमन किया था। तो आप देखिएगा इस प्रकार ये नीमच का विद्रोह हुआ था। नीमच का विद्रोह प्रारंभ हुआ था हीरा सिंह और मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में 3 जून 1857 को रात्रि 11 बजे। इन लोगों ने शस्त्रागार पर अधिकार करके अपने लिए हथियार लिए और इसे आग लगा दी। फिर ये नीमच छावनी से नीमच शहर की ओर, जहाँ पर अंग्रेज अधिकारी के बंगले हुआ करते थे, वहाँ गए। यहाँ पर मिला इन्हें सार्जेंट, तो सार्जेंट की पत्नी और बच्चों का इन्होंने वध कर दिया। ये मंजर देख करके जहाँ पर अंग्रेज बंगलों में दूसरे अधिकारी रह रहे थे वो सब डर गए, और यहाँ से इस समय पर 40 अंग्रेज स्त्री पुरुषों ने भाग करके चित्तौड़गढ़ के डुंगला गाँव के रुंगाराम नामक किसान के यहाँ जाकर के इन्होंने शरण ली थी। और आप देखिएगा कि ये लोग जो यहाँ के क्रांतिकारी थे, नीमच के क्रांतिकारी, ये इनके पीछे तरफ जाते हुए, भ्रमित होते हुए ये दूसरे रास्ते से दिल्ली की ओर पहुंच गए थे। फिर इन 40 अंग्रेज स्त्री पुरुषों को मेजर शाहवर्ष ने निकाला और इन्हें ले गया उदयपुर के जग मंदिर महलों में, जहां पर जाकर इनको सुरक्षित किया था। तो इस प्रकार आप देखिएगा राजस्थान में अंग्रेजों का सबसे पहले सहयोग करने वाला जो राजस्थान का राजा था वो था आपका मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह जी। उन्होंने इस प्रकार से इसका सहयोग किया। फिर शाहवर्ष ने कोटा, बूंदी और मेवाड़ की सेना के सहयोग से नीमच की क्रांति को दबाया था। इस प्रकार आप देखिएगा छोटी छोटी घटनाएं कई सारी जगह पर हुई, किंतु आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से क्रांति हमारे राजस्थान में हुई थी। आगे हम चर्चा करेंगे इसके पश्चात। आगे देखिएगा, आगे जो घटना घटित हुई थी वो घटित हुई थी टोंक में। आगे जो घटना घटित हुई थी वो घटित हुई थी टोंक, जो हमारे राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कही जाती है। हम बात कर रहे हैं टोंक का विद्रोह। छोटा सा विद्रोह था, किंतु एक बड़ा नाम वहाँ जुड़ा हुआ है। देखिएगा क्या हुआ था टोंक का विद्रोह। हम जान रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि नीमच का विद्रोह हुआ था। नीमच के क्रांतिकारी जो थे वो चित्तौड़, बनेड़ा, हमीरगढ़, निम्बाहेड़ा, शाहपुरा होते हुए देवली, टोंक भी गए थे। तो आप देखिएगा टोंक जो है ये राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। मैं कल चर्चाएं कर रहा था आप लोगों से। राजस्थान में 19वीं शताब्दी के अंतर्गत 20 रियासतें हुआ करती थी, जिसमें 17 रियासतें तो राजपूत रियासतें थी, 2 जाट रियासतें थी और 1 मुस्लिम रियासत थी। तो एकमात्र मुस्लिम रियासत थी आपके टोंक। एकमात्र मुस्लिम रियासत, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी आपके टोंक। तो आप देखिएगा टोंक का जो नवाब था, यहाँ पर मुस्लिम रियासत तो अवश्य नवाब हुआ करेंगे, तो यहाँ का जो नवाब था वो था वजीरुद्दौला। यहाँ का जो नवाब था वो था वजीरुद्दौला, क्षमा कीजिएगा।
यहाँ का जो नवाब था वो था वजीरुद्दौला, जो अंग्रेजों का कट्टर समर्थक था। ये अंग्रेजों का एक तरह से कहा जाए तो अंग्रेजों के प्रभाव में था ये पूरी तरह से। तो आप देखिएगा इसी का मामा था, टोंक के नवाब वजीरुद्दौला का मामा था जिसका नाम था मीर आलम खां। टोंक के नवाब वजीरुद्दौला का मामा मीर आलम खां, ये अंग्रेजों का विरोधी था। नवाब तो था अंग्रेजों का सहयोगी या समर्थक था, किंतु इसका जो नवाब का ही मामा जो था मीर आलम खां, वो अंग्रेजों का कट्टर विरोधी था। तो टोंक का जो विद्रोह हुआ था वो मीर आलम खां के नेतृत्व में हुआ था। इसने अपने साथ में लिया था नासिर मोहम्मद को, इसने अपने साथ में लिया था नासिर मोहम्मद। नासिर मोहम्मद जो था वो टोंक का जागीरदार था। तो टोंक का जो विद्रोह प्रारंभ हुआ वो मीर आलम खां और नासिर मोहम्मद के नेतृत्व में हुआ था। आप देखिएगा कुल मिलाकर बात ये थी कि आप देख रहे थे नीमच के क्रांतिकारी जा रहे हैं टोंक होते हुए, तो यहाँ का जो नवाब है वो तो अंग्रेजों का समर्थक है, वहाँ के लोग कुछ नहीं कर सकते, वहाँ की सेना कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जब इन्हें नीमच के विद्रोहियों का सहयोग मिला तो नीमच के विद्रोहियों का उन्होंने भव्य स्वागत किया और नीमच के विद्रोहियों का साथ देते हुए, नीमच के विद्रोहियों को साथ लेते हुए नासिर मोहम्मद और मीर आलम खां ने यहाँ पर विद्रोह प्रारंभ कर दिया। फिर आप देखिएगा नासिर मोहम्मद जो है, इनके लिए कहा जाता है कि जनवरी 1858 में एक बड़ा नाम मैं बता रहा हूँ आपको, तात्या टोपे, एक बड़ा नाम तात्या टोपे, राजस्थान में आगमन हुआ था इनका। भीलवाड़ा में आए थे ये पहले, और भीलवाड़ा होते हुए विभिन्न क्षेत्रों में घूमते हुए ये जनवरी 1858 में टोंक भी आए थे। तो आप देखिएगा तात्या टोपे जब जनवरी 1858 में टोंक आए तो इन्होंने नासिर मोहम्मद के साथ मिलकर के टोंक पर अधिकार कर लिया था। टोंक पर अधिकार हो गया इनका। इसके पश्चात आप देखिएगा कि यहाँ पर टोंक पड़ता है आपके जयपुर के पास, जयपुर रियासत के पास। तो जयपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था आपका ईडन। ईडन जो है यहाँ पर विशाल सेना लेकर आया। ईडन जैसे यहाँ पर विशाल सेना लेकर आया तो ये जो टोंक के विद्रोही थे जो यहाँ विद्रोह कर रहे थे, ये नाथद्वारा की तरफ चले गए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बात थोड़ी अलग सी हो रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सभी विद्रोही किधर जा रहे हैं, दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। किंतु जैसे ईडन यहाँ पर विशाल सेना लेकर आता है तो ये विद्रोही जो है वो किधर की तरफ, नाथद्वारा की तरफ चले जाते हैं। क्योंकि टोंक जयपुर से आ रहा है, टोंक से आप जाओगे दिल्ली की तरफ तो जयपुर की तरफ ही जाओगे, तो उधर तो सेना आ रही है तो आप किधर जाओगे, अब ये नाथद्वारा की तरफ चले गए थे। तो इस प्रकार देखिएगा ये टोंक का विद्रोह हुआ था। और यहाँ पर साथ ही साथ आप देखिएगा बाद में एक व्यक्ति था, एक विद्वान था, जिसका नाम था मोहम्मद मुजीब। क्रांति के समय की बात नहीं है, ये बात की बात है। बाद में एक विद्वान ने जिसका नाम है मोहम्मद मुजीब, इस मोहम्मद मुजीब नामक व्यक्ति ने एक नाटक लिखा था जिसका नाम था आजमाइश। मोहम्मद मुजीब नामक व्यक्ति ने एक नाटक लिखा था जिसका नाम था आजमाइश। तो इसमें इसने चर्चा की है कि टोंक के विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था। इस प्रकार आप देखिएगा टोंक में विद्रोह हुआ था, जो हुआ था नीमच के विद्रोहियों के सहयोग से। मूल रूप से मीर आलम खां जो नवाब का ही मामा हुआ करता था, और साथ में था इसके नासिर मोहम्मद जो टोंक का जागीरदार था। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर तात्या टोपे का नाम आ रहा है। तात्या टोपे भारत में 1857 की क्रांति के प्रमुख लीडर थे, प्रमुख नेता थे। याद रखिएगा इनका नाम, मूल नाम जो है वो है रामचंद्र पांडुरंग। इनका मूल नाम है रामचंद्र पांडुरंग, किंतु आप देखिएगा इन्होंने जेल से भागने के पश्चात अपना नाम बदल कर दिया था तात्या टोपे। इस प्रकार आपके टोंक में ये विद्रोह हुआ था और ये क्रांति हुई थी। आगे हम चर्चाएं करेंगे एक महत्वपूर्ण विद्रोह की, जोधपुर रियासत, राठौड़ वंश, जोधपुर रियासत, मारवाड़ रियासत, यहाँ पर विद्रोह हुआ था। आप देखिएगा क्या हुआ था यहाँ पर। पहले जानते हैं हम कि एक जोधपुर लीजेंड टुकड़ी थी, कैसे बनी थी वो। आप देखिएगा हुआ ये था कि 1835 में ब्रिटिश सरकार ने आप देखिएगा, मैंने बताया था आप लोगों को, सभी राज्यों ने अंग्रेजों से संधियां कर रखी थी, इनका हस्तक्षेप था, पूरी तरह से हस्तक्षेप करने लग गए थे ये। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, 1835 में जोधपुर की सेना पर, जो जोधपुर के राज्य की सेना थी, जोधपुर की सेना पर अकुशल सवार होने का आरोप लगाया। अकुशल सवार होने का मतलब है कि इन्हें कुशलतापूर्वक घोड़ा चलाना नहीं आता है। आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि इनको घोड़ा चलाना सिखाया जाएगा, इनको आदि भी कई सारी ट्रेनिंग
ट्रेनिंग दी जाएगी। इसी कारण इन्होंने एक नई टुकड़ी का गठन किया जिसका नाम रखा इन्होंने जोधपुर लीजन। ये सब कर रहे हैं कौन? ब्रिटिश सरकार कर रही है। ब्रिटिश सरकार ने आरोप लगाया कि आपके सैनिकों को कुशलतापूर्वक घोड़ा चलाना नहीं आता तो उनको हम सिखाएंगे, ऐसा कहते हुए एक नई टुकड़ी बनाई गई जिसका नाम रखा जोधपुर लीजन। और इस टुकड़ी का जो मुख्यालय था वो रख दिया था एरिनपुरा। आपने देखा था राजस्थान में 6 छावनियाँ थी, इसके अंतर्गत एरिनपुरा भी एक छावनी थी। एरिनपुरा उस समय पाली जिले में आता था, किंतु मारवाड़ रियासत का हिस्सा था, जोधपुर रियासत का हिस्सा था। तो जोधपुर लीजन का गठन करके इसका मुख्यालय कर दिया एरिनपुरा। यह क्रांति से पहले की घटना है, 1835, 22 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। आप देखिएगा फिर क्या हुआ क्रांति के समय अब ये एरिनपुरा में ट्रेनिंग ले रहे थे, एरिनपुरा में प्रशिक्षण ले रहे थे। वहीं पर जोधपुर लीजन के कुछ सैनिक जो थे, इन्हें आप देखिएगा, मैंने आपसे चर्चा की थी, याद कीजिए एक बात, राजस्थान में एजीजी का मुख्यालय अजमेर हुआ करता था। पैट्रिक लॉरेंस जो इस समय था हमारा एजीजी, और गर्मियों में उसका मुख्यालय जाता था माउंट आबू। तो आप देखिएगा ये जो समय है ये गर्मियों का समय है। आप देख रहे हैं नॉर्मली क्रांति गर्मी में शुरू हुई थी, तो गर्मी के समय यानी कि इस समय पर आप देखिएगा कि क्रांति के समय 1857, क्रांति कब हुई? 1857। तो क्रांति के समय जोधपुर लीजन के कुछ सैनिकों को माउंट आबू में तैनात कर रखा था। माउंट आबू में, क्योंकि माउंट आबू में एजीजी का मुख्यालय है उस समय पर, तो माउंट आबू में वहां पर रहना पड़ेगा इनको। तो जोधपुर लीजन के कुछ सैनिकों को माउंट आबू में तैनात कर रखा था। अब आप देखिएगा कि माउंट आबू में जोधपुर लीजन के कुछ सैनिकों को सूचना मिली क्रांति की 21 अगस्त को। 21 अगस्त 1857 को जैसे ही इन्हें क्रांति की सूचना मिली तो इन लोगों ने क्या किया, वहां पर अंग्रेजों पर गोलियां चला दी। तो गोलियां चलाने के पश्चात इन लोगों को कहा गया कि भाई जाओ तुम्हारे ठिकाने पर। जोधपुर लीजन का ठिकाना क्या है? एरिनपुरा। तो इन लोगों को वहां माउंट आबू से जोधपुर लीजन, क्षमा कीजिएगा, एरिनपुरा के लिए रवाना कर दिया। स्वाभाविक सी बात है, ये लोग जाएंगे 21 अगस्त को यहाँ से निकले तो इनको एरिनपुरा पहुँचते पहुँचते हो गए 2 दिन। ये लोग पहुंचे वहां पर 23 अगस्त को, 23 अगस्त 1857 को ये लोग पहुंच गए कहां पर? एरिनपुरा। अब एरिनपुरा जैसे ये लोग पहुंचे तो यहां पर आप देखिएगा जोधपुर लीजन के शेष सैनिक थे, कुछ सैनिकों को माउंट आबू तैनात कर रखा था, तो मुख्य टुकड़ी तो एरिनपुरा में ही थी। तो वहां पर जो शेष सैनिक थे उसमें मैं कुछ नाम बता रहा हूं आपको। आप देखिएगा एक नाम था शीतल प्रसाद, एक था तिलक राम, एक था शिव सिंह और एक था मोती खां। ये जोधपुर लीजन के सैनिक हैं जिनके नेतृत्व में एरिनपुरा में क्रांति हो रही है। आप देखिएगा 23 अगस्त 1857 को जैसे ही जोधपुर लीजन की वो टुकड़ी जो माउंट आबू में तैनात थी ये एरिनपुरा पहुंची तो वहां पर बचे हुए शेष सैनिकों में शीतल प्रसाद, तिलक राम, शिव सिंह और मोती खां के नेतृत्व में यहाँ पर क्रांति हो गई। एरिनपुरा में क्रांति हो गई कब? 23 अगस्त 1857 को। ध्यान दीजिएगा, RBSC बोर्ड की पुस्तक बताती है कि ये 21 अगस्त 1857 को एरिनपुरा में क्रांति हुई थी, किंतु ध्यान दीजिएगा 21 अगस्त को हुई थी माउंट आबू में और 23 अगस्त 1857 को हुई थी एरिनपुरा में। आप अगर प्रश्न आता है तो उसका उत्तर उसी प्रश्न के अनुरूप दीजिएगा। एरिनपुरा 21 अगस्त भी आता है तो भी सही, क्योंकि आपकी पुस्तक में इसको 21 अगस्त ही दे रखा है। अब इन लोगों ने यहाँ पर क्रांति की, क्रांति करके इन लोगों ने एक नया नारा लगाया। यहाँ पर लगाया इन्होंने नारा, देखिएगा, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगाते हुए इनका टारगेट है दिल्ली, तो दिल्ली की तरफ ये लोग निकल गए। यहाँ पर एरिनपुरा में इन्होंने लूटपाट भी की, वही शस्त्रागार आदि को लूटा होगा अवश्य ही, तो लूटपाट करने के पश्चात ये लोग दिल्ली की ओर रवाना हुए। तो आप देखिएगा इन लोगों की मुलाकात हुई मारवाड़ रियासत में ही खेरवा नामक स्थान पर इन लोगों की मुलाकात हुई थी कुशाल सिंह चंपावत से। कुशाल सिंह चंपावत जो व्यक्ति था ये ठिकानेदार था, एक बहुत ही मजबूत ठिकानेदार था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, कहते हैं ना इसको, शक्तिशाली ठिकानेदार था। और इसका ठिकाना जो हुआ करता था वो हुआ करता था आपका आहुआ ठिकाने का ठिकानेदार एरिनपुरा के सैनिकों को मिल गया कहाँ पर? खेरवा में। और ये अपने साथ निमंत्रित देकर के इनको ले गया आहुआ। अब आहुआ में ये पहुंच गए एरिनपुरा, जो जोधपुर लीजन के सैनिक हैं, सारे सैनिक कहाँ पहुंच गए? कुशाल सिंह चंपावत के गढ़ में पहुंच गए। अब कुशाल सिंह चंपावत जो था ये अंग्रेज विरोधी था, महाराजा से भी दुखी था, महाराजा से का भी विरोधी था ये। तो इसने क्या किया कि आसपास के कई सारे ठिकानेदारों को, मारवाड़ और मेवाड़ दोनों के ठिकानेदारों को इसने अपने गढ़ में बुला लिया।
दिया। इसमें कुछ नाम हमें मिलते हैं, आप देखिएगा। जैसे एक तो था आसोप, ये ठिकानों के नाम बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। आसोप, एक था आलनियावास, एक था आपका खेजड़ली, एक था आपका रूपनगर, एक था आपका सलुम्बर, एक था आपका लसाणी। आदि के ठिकानेदार भी अपनी सेना सहित कहाँ पहुँच गए? आहुआ में पहुँच गए। तो आहुआ जो है वो जोधपुर रियासत का भाग एक ठिकाना है। तो आप देखिएगा कि यहाँ पर आहुआ में जो गढ़ था वो विद्रोहियों का, क्रांतिकारियों का, इतनी सारी सेना एक साथ, गढ़ बहुत बड़ा सा गढ़ बन गया आहुआ में। तो आप देखिएगा इस बात की चिंता सताई ब्रिटिश सरकार को, सारी सूचनाएं पहुँच गई ब्रिटिश सरकार के पास। तो ब्रिटिश सरकार को चिंता सताई कि इतने सारे विद्रोही सैनिक मिलकर पता नहीं क्या करेंगे। तो आप देखिएगा कि अब ब्रिटिश सरकार ने दबाव बनाया के जोधपुर महाराजा पर। ब्रिटिश सरकार ने दबाव बनाया जोधपुर महाराजा पर, और इस समय पर जो जोधपुर के महाराजा थे वो थे आपके तख्त सिंह। जोधपुर महाराजा तख्त सिंह पर दबाव बनाया ब्रिटिश सरकार ने। तो जोधपुर महाराजा तख्त सिंह ने अपनी सेना तैयार की। इन्होंने अपनी सेना तैयार की थी। सिंह वी कुशलराज सेनापति है, ये है आपके तख्त सिंह का सेनापति सिंह वी कुशलराज, और जिसके साथ आया था अनार सिंह। जोधपुर महाराजा तख्त सिंह ने अपनी सेना तैयार की सिंह वी कुशलराज और अनार सिंह के नेतृत्व में। साथ ही साथ इस सेना को सहयोग मिला हीथकोट जो है ये अंग्रेज सेनापति है, ये भी अपनी सेना लेकर आया। तो आप देखिएगा ये जोधपुर महाराजा की सेना और अंग्रेजी सेना, इन दोनों की सेनाओं ने संयुक्त रूप से मिलकर के और क्रांतिकारियों पर, आहुआ में जो क्रांतिकारी एकत्रित हो रहे हैं उन क्रांतिकारियों पर 8 सितंबर 1857 को स्थान का नाम है बिथोड़ा। स्थान का नाम है बिथोड़ा नामक स्थान पर आक्रमण कर दिया, युद्ध हुआ, घमासान युद्ध हुआ इन दोनों की सेनाएं और क्रांतिकारियों की सेना के मध्य। तो आप देखिएगा इस युद्ध में क्रांतिकारियों ने इस सेना को पराजित कर दिया। पराजित करने के पश्चात अनार सिंह को इन्होंने मार दिया। सिंह वी कुशलराज भाग गया यहाँ से, और साथ ही साथ इन क्रांतिकारियों ने क्या किया कि इनका जो जोधपुर की सेना का जो तोपखाना था, गोला बारूद थे, जो इनके हथियार थे, उन हथियारों को भी इन्होंने जब्त कर लिया। इस प्रकार आप देखिएगा ऐतिहासिक युद्ध, बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को जीत लिया किसने? क्रांतिकारियों ने। इनकी संयुक्त सेना को इन्होंने पराजित कर दिया। अब आप देखिएगा कोई अगर ऐसी कोई बात हो जाती है तो आगे की जो संभावित घटनाएं होती हैं उसकी ज़्यादा डर लगता है। तो ये युद्ध हारने के पश्चात अब आप देखिएगा पैट्रिक लॉरेंस कौन है आपका? AGG पैट्रिक लॉरेंस है आपका AGG खुद पैट्रिक लॉरेंस। तो AGG पैट्रिक लॉरेंस खुद सेना लेकर आया, और आप देखिएगा सेना लेकर आया ये 18 सितंबर 1857 10 दिन बाद 18 सितंबर 1857 को चेलावास नामक स्थान पर, पाली में ही पड़ता है, बिथोड़ा भी पाली में है और चेलावास भी पाली में है। तो चेलावास नामक स्थान पर पैट्रिक लॉरेंस राजस्थान का AGG अपनी सेना लेकर आया विद्रोहियों के विरुद्ध, और साथ में लेकर आया ये जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मोक मोशन को। आप देखिएगा बड़ा अधिकारी आ रहा है तो छोटा अधिकारी अपना भागा आएगा। मोक मोशन भी इसके साथ में आया। यहाँ पर 18 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध हुआ, और इस युद्ध में इन दोनों की सेना थी जो लड़ रही थी क्रांतिकारियों से। तो आप देखिएगा हिंदुस्तानी थे सारे के सारे क्रांतिकारी, तो इन्हें ये लोग काला कहा करते थे, और ये दोनों गोरे हैं। तो इस युद्ध को काले गोरे का युद्ध भी कहा जाता है। काले गोरे का युद्ध भी कहा गया इसे। आप देखिएगा इस युद्ध में भी क्या हुआ साहब कि आपके क्रांतिकारियों ने इस दोनों की सेना को पराजित कर दिया, और पराजित करने के पश्चात मोक मोशन को पकड़ लिया। मोक मोशन को इन्होंने पकड़ लिया, मार दिया। इसको मारने के बाद इसके सिर को काट कर आहुआ के किले के बाहर दरवाजे पर टांग दिया। यह देखकर पैट्रिक लॉरेंस यहाँ से भाग गया। तो आप देखिएगा ये 2 युद्ध जीते इन्होंने क्रांतिकारियों ने यहाँ पर। अब आप देखिएगा इसके बाद क्या हुआ अक्टूबर 1857 में यहाँ पर ब्रिगेडियर होम्स, अंग्रेज अधिकारी ब्रिगेडियर होम्स जो था वो अपनी विशाल सेना लेकर आया। अंग्रेज अधिकारी का नाम था होम्स। ये विशाल सेना लेकर आया, लेकिन आप देखिएगा ये किले में नहीं घुस पाया। और साथ ही साथ आप देखिएगा इस समय पर जो आपका कुशाल सिंह चंपावत था, जो इस समय पर आपका कुशाल
सिंह चंपावत था, इसे लगा, क्योंकि आप देखिएगा हुआ ये था कि जब होम्स यहाँ पर पहुंचा था तो अक्टूबर 1857 में एरिनपुरा के जो सैनिक थे वो यहाँ से निकल गए। इनको कहाँ जाना है, ये टारगेट क्या है इनका, दिल्ली, तो दिल्ली की तरफ निकल गए ये लोग। तो ये दिल्ली की तरफ निकल गए और फिर दिल्ली की तरफ जाते समय आपको एक और मैं बात बताता हूँ, इसकी चर्चा मैं बाद में करता हूँ। ये लोग जब दिल्ली की तरफ निकले तो हरियाणा में दिल्ली पहुंचने से पूर्व हरियाणा में एक स्थान पड़ता है नारनौल, हरियाणा में एक स्थान पड़ता है नारनौल। यहाँ पर जो एरिनपुरा जोधपुर लीजन के सैनिक थे, जो एरिनपुरा के सैनिक है, कौन से सैनिक हैं, जोधपुर लीजन के, तो ये जब दिल्ली जा रहे हैं तो हरियाणा नारनौल के निकट पहुंचे तो यहाँ पर इनका युद्ध हुआ था गराड़ नामक एक अंग्रेज अधिकारी से, और आप देखिएगा ये लोग पराजित हुए थे। जोधपुर लीजन के सैनिक दिल्ली पहुंचने से पूर्व हरियाणा के नारनौल नामक स्थान पर ब्रिटिश अधिकारी गराड़ की सेना से पराजित हुए थे। अब आप देखिएगा ये तो निकल गए दिल्ली की तरफ, लेकिन आहुआ का क्या हुआ, तो आहुआ में आप देखिएगा, आहुआ में आया, मैं बता रहा था आपको, होम्स, ब्रिगेडियर होम्स विशाल सेना लेकर आया। तो आप देखिएगा इस समय पर खुशहाल सिंह चंपावत जो था इसने जीत की आशा न पा करके और खुशहाल सिंह चंपावत यहाँ से निकल गया, और निकल कर ये गया था आपके सलुम्बर में, निकलकर ये निकला कहाँ पर, सलुम्बर चला गया, जहाँ पर आप देखिएगा रावत को यहाँ सलुम्बर चला गया, जहाँ पर आप देखिएगा सलुम्बर जाने के पश्चात ये वहाँ से निकला और निकलकर चला गया ये नीमच, और नीमच जाकर के इसने अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। आपके खुशहाल सिंह चंपावत, मैं नेतृत्वकर्ता की बात कर रहा हूँ, आहुआ के ठिकानेदार की बात कर रहा हूँ। ये खुशहाल सिंह चंपावत पहले तो निकला सलुम्बर से गया नीमच, और नीमच जाकर इसने आत्मसमर्पण कर दिया था। इसकी जांच के लिए एक आयोग बनाया था जिसे हम कहते हैं मेजर टेलर आयोग। खुशहाल सिंह चंपावत की भूमिका की जांच के लिए अंग्रेजों ब्रिटिश सरकार ने मेजर टेलर आयोग बनाया था, जिसने खुशहाल सिंह चंपावत को निर्दोष बताया था कि इसकी कोई गलती नहीं थी। एरिनपुरा के सैनिकों ने आकर के यहाँ पर क्रांति की थी, और लगभग 1960-64 में इसकी उदयपुर में मृत्यु हो जाती है। तो ये खुशहाल सिंह चंपावत था। अब जब ये निकला था यहाँ से, खुशहाल सिंह चंपावत जब यहाँ से निकला था तो आप देखिएगा इस व्यक्ति ने अपने भाई को, इसके भाई का नाम था पृथ्वी सिंह, ठाकुर पृथ्वी सिंह, खुशहाल सिंह चंपावत के भाई का नाम था ठाकुर पृथ्वी सिंह, इसे आहुआ का नेतृत्व सौंप दिया। होम्स आ ही चुका था यहाँ पर, तो होम्स ने यहाँ पर रिश्वत देकर किले के दरवाजे खुलवाए और इसने यहाँ पर अमानवीय अत्याचार किए, लोगों को मारा। सभी सैनिक कम हो चुके थे, सभी सैनिक जा चुके थे, बहुत कम सैनिक यहाँ बचे थे। अमानवीय अत्याचार किए और यहाँ के विद्रोह का इसने दमन किया। आप देखिएगा होम्स अपने साथ यहाँ से एक मूर्ति उठाकर ले गया था, महाकाली की मूर्ति, जिसे हम कहते हैं सुगाली माता। सुगाली माता की मूर्ति उठाकर ये पहले तो अजमेर ले गया था, इनका मुख्यालय अजमेर है, अजमेर ले गया था, किंतु वर्तमान में ये मूर्ति आपके पाली संग्रहालय में रखी हुई है। इस मूर्ति के 10 सिर और 54 हाथ थे। इस मूर्ति के 10 सिर और 54 हाथ हैं, और इस मूर्ति को आप देखना चाहें तो पाली संग्रहालय में जाकर वर्तमान में देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसी मूर्ति को क्रांति की देवी कहा जाता है, इसी मूर्ति को कहा जाता है 1857 की क्रांति की देवी। इस प्रकार आप देखिएगा ये विद्रोह जो माउंट आबू से प्रारंभ हुआ, माउंट आबू से प्रारंभ होकर एरिनपुरा गया, एरिनपुरा से आहुआ पहुंचा, और आहुआ में जाकर के इस प्रकार से ये विद्रोह समाप्त हुआ था। और दबाने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम है यहाँ पर होम्स। तो ये विद्रोह हुआ था आपका एरिनपुरा में। आगे हम चर्चाएं करेंगे अगले वीडियो में, जिसमें कुछ जो बची हुई क्रांतियां हैं आपके, जैसे कोटा की क्रांति पूरे भारत की एकमात्र सुनियंत्रित और सुनियोजित क्रांति थी, हम पढ़ेंगे उससे विस्तार से। साथ ही साथ धौलपुर में, भरतपुर में और जयपुर में भी कुछ घटनाएं हुई थी, तो उन सारी घटनाओं की चर्चा करते हुए मैं इस टॉपिक को समाप्त करूँगा। धन्यवाद।